हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने ऑनलाइन क्लास आर के इंस्टीट्यूट में। आज इस क्लास में हम जॉन कीट्स की कविता द पोइट्री ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कवि परिचय के साथ। जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795। ही वाज ए नोटेड पोएट ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। जॉन कीट्स का जन्म सन 1795 ईस्वी को हुआ था और जॉन कीट्स रोमांटिक मूवमेंट के अग्रणी कवियों में से माने जाते हैं। ये इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट क्या है? यह एक इंग्लैंड में होने वाली सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक और विचारात्मक क्रांति थी जिसे इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का नाम दिया गया है। और जॉन कीट्स भी रोमांटिक मूवमेंट के कवि माने जाते हैं। He belonged to the second generation of romantic poets who came after Coleridge and Wordsworth। जैसा कि रोमांटिक मूवमेंट के जनक माने जाते हैं कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, जबकि कीट्स सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक कवि माने जाते हैं जिनका आगमन अंग्रेजी साहित्य में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के बाद होता है। He is known for his vivid imagery which are noted for their sensuous appeal। Some of his famous work are Ode to a Nightingale, Hyperion and Isabella। तो देखिए, जॉन कीट्स की जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि उनकी कविताओं में एक स्पष्ट छवि देखने को मिलती है जो हमारे मानसिकता को कहीं ना कहीं झकझोरती है और जो विचार या जिस मुद्दे को जॉन कीट्स अपनी कविताओं में उठाते हैं उसके तरफ हमारे ध्यान को आकृष्ट करने में वो सक्षम होते हैं। उनकी कुछ मुख्य रचनाओं की बात करें तो उनके मुख्य रचनाओं के नाम हैं ओड टू ए नाइटिंगेल, हाइपेरियन एंड इसाबेला। द आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाय कीट्स इन दिस पोएम इज दैट द नेचुरल म्यूजिक ऑफ द अर्थ नेवर सीजेस टू प्ले थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन। तो देखिए, इस कविता में मुख्य तौर पे जॉन कीट्स किस विषय को सामने लाते, इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ इस कविता में उन्होंने प्रकृति को चुना है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ही इज वन ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट पोएट। तो रोमांटिक मूवमेंट से जुड़े हुए कवियों की एक यह प्रमुख विशेषता है कि वे प्रकृति के प्रति निष्ठ रहते हैं और उनकी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन ही देखने को मिलता है। तो प्रकृति के जो गीत हैं, प्रकृति का जो संगीत है, विभिन्न माध्यमों से कवि ने इस कविता में यह बतलाने की कोशिश की है कि किस तरह से प्रकृति की संगीत या प्रकृति की गीत कभी रुकती नहीं है। ऋतु के परिवर्तन होने पर भी यह साइकिल, यह चक्र जो है वह चलता रहता है। द पोएम इज ए सोनेट इन व्हिच द सॉन्ग ऑफ द ग्रासहोपर इज एम्बेडेड इन द ऑक्टेव एंड दैट ऑफ द क्रिकेट इज पोर्ट्रेड इन द सेस्टेट। पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप सभी को सोनेट के बारे में जानकारी दी है। तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा द पोइट्री ऑफ अर्थ भी एक पेट्रार्कियन सोनेट है जिसमें पहली 8 पंक्तियां जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं और अगले 6 पंक्तियां जिसे हम सेस्टेट कहते हैं, इन दोनों भाग में अलग अलग जंतुओं के वर्णन से इस कविता को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कविता की पंक्तियों को देखते हैं। The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from haze to haze about the new mown mead। तो चलिए देखते हैं प्रथम 2 पंक्तियों को। The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run। देखिए कवि क्या कहते हैं यहाँ प्रथम पंक्तियों की, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। प्रकृति की जो संगीत है, प्रकृति के जो गीत है, यहाँ पे पोएट्री का अर्थ प्रकृति में गुंजित होने वाली संगीत या गीत है। तो देखिए प्रकृति के गीत क्या होते हैं? प्रकृति के गीत होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले पशु पक्षियों की आवाज। इसको कवि ने कहीं प्रकृति के गीत के रूप में प्रस्तुत किया है।
तो कवि कहते हैं कि पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, प्रकृति में चलने वाली कविताएं, प्रकृति में बजने वाले गीत और संगीत कभी भी खत्म नहीं होते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। यहाँ डेड मृत्यु समाप्ति का द्योतक है, अंत का द्योतक है। तो कवि के अनुसार प्रकृति में होने वाले गीत और संगीत कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। When all the birds are faint with the hot sun, जब सूरज की तेज गर्मी के वजह सभी पक्षी, सभी चिड़िया थक जाते हैं, and hide cooling trees, a voice will run। तो देखिए जहां कवि एक और कहते हैं कि जब धूप में अत्यधिक गर्मी की वजह से सभी पक्षी थक जाते हैं तो वह ठंडे छायेदार पेड़ों में आश्रय ले लेते हैं, लेकिन इन पक्षियों के आश्रय ले लेने मात्र से प्रकृति के गीत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड अ वॉइस विल रन, और तभी एक आवाज सुनाई पड़ती है। फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, यहाँ पे मॉर्न मीड का मतलब है कि कुछ ही देर पहले काटा गया घास का मैदान, जहां पे घासों की छटाई की गई हो। तभी जैसे ही धूप में गर्मी की वजह से पक्षियों के थक जाने के बाद पक्षियां जब छायेदार वृक्षों में साया ले लेते हैं, तभी एक आवाज सुनाई पड़ती है जो एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाते हुए कोई गाता है। तो वह गीत गाने वाला कौन है? That is the grasshopper, he takes the lead। जब पक्षियां थक जाती है गर्मी की वजह से और वह छायेदार वृक्ष में आश्रय ले लेते हैं, तो ग्रास शॉपर आगे बढ़ता है और वह प्रकृति के गीत को आगे बढ़ाता है, और वह गीत गाते हुए एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी, एक मैदान से दूसरे मैदान की ओर जाता है। इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन with his delights, for when tired out with fun। तो देखिए समर की लग्जरी में वह अपने मौज मस्ती से बाज नहीं आता है। भले ही गर्मी हो या कुछ भी हो, लेकिन जो ग्रास शॉपर है, जो टिड्डा है, वह अपने धुन में, अपने मजे में वह गीत गाता हुआ इस झाड़ी से उस झाड़ी, इस मैदान से उस मैदान टहलता रहता है, घूमता रहता है और प्रकृति के गीत को आगे बढ़ाता रहता है। He rests at ease beneath some plant's weed, the poetry of earth is ceasing never। और जब वह टिड्डा, जब वह ग्रास शॉपर भी थक जाता है तो वह कहीं किसी वीड्स के नीचे, वीड्स क्या होती है? वीड्स होती हैं ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी झाड़ियां जो खेतों में या फसलों के साथ उग जाते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जब ग्रास शॉपर थक जाता है तो इसी तरह के किसी वीड्स में, जो वीड्स उसे पसंद आता है, उसे आरामदायक लगता है, वो पीछे छिप जाता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, लेकिन टिड्डे के चुप हो जाने के बाद भी प्रकृति का जो गीत है वह रुकने वाला नहीं है। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग when the forest has wrought a silence from the stop their seals। अब देखिए जो अगली 6 पंक्तियां हैं उसमें क्या देखते हैं? एक शरद ऋतु, ठंडे की ऋतु के संध्या का वर्णन है कि जब विंटर के सीजन में, जब ठंडे के सीजन में शाम होता है काफी शांत, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं, जल्दी जल्दी वे सो जाते हैं। तो ऐसा देखते हैं हम कि जो शरद ऋतु होता है, शरद ऋतु की जो संध्या होती है वह काफी शांत और एकाकी सन्नाटेदार होता है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं ठंड के कारण, और चारों ओर फोस्ट कुहासा लगे होने के कारण कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, और जो मानवीय गतिविधियां होती है वो ही सीमित हो जाती है, जिसके चलते शरद ऋतु की जो संध्या होती है वह बहुत ही निश्चुप और निशांत होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑन ए लोन विंटर इवनिंग देन व्हेन द फोस्ट हैज राउट साइलेंस, जब कुहासा शांति
निश्चुपता फैला देती है। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रील्स, तो ऐसे जगहों में जहाँ घर को गर्म रखने के लिए स्टोव जलाए हैं, लकड़ियां जलाई जाती है, उस स्टोव के पीछे से या उन जलते हुए लकड़ियों के पीछे से कहीं से श्रिल एक तीखी आवाज आती है। स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, क्रिकेट मतलब झिंगुर, एक झिंगुर के गीत की आवाज आती है। इन warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hill, और वह व्यक्ति जो ठंड के कारण घर में दुबक गया था और अंगीठी में आग ताप रहा था, उस झिंगुर के गाने को सुनकर उसके जो ड्रॉजीनेस था, उसका जो आलस था, वह आधा उसके संगीत को सुनकर ही दूर हो जाता है और उस व्यक्ति को उस झिंगुर की गीत की आवाज जो है फिर से ग्रीष्म काल में, गर्मी के ऋतु में जो टिड्डे का गीत था, टिड्डे के गीत को याद कराता है। तो इस तरह से कवि ने अंतिम पंक्ति में फिर से प्रथम पंक्ति को ला करके कहीं ना कहीं ये एक चक्र को दर्शाने का कोशिश किया है कि किस तरह से प्रकृति की जो संगीत है वह कभी भी रुकती नहीं है, वह हर परिस्थिति में जारी रहती है। अगर पक्षियां थक जाती है तो आगे बढ़कर टिड्डा आता है और वह प्रकृति के गीत को आगे बढ़ाता है, और जब शरद ऋतु आती है तो टिड्डा नहीं होता है तो क्या होता है, झिंगुर प्रकृति के गीत को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रकृति का जो गीत है, प्रकृति में जो एक्टिविटीज होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, वह कभी भी नहीं है।